नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल थ्रिल टेल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां टाइम टू टाइम वीडियोस के माध्यम से दी जाती हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सत्र 2023-24 में एडमिशन के लिए ऑफिशियल एडमिशन शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत क्लास 1 में एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल एडमिशन वाली वेबसाइट पर, वो 27 मार्च 2023 सुबह 10 बजे से भरे जाएंगे। अब आपके मन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि किस तरीके से आप अपने बच्चे का फॉर्म भरें ताकि आपके बच्चे के एडमिशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपके बच्चे का देश भर के किसी भी केंद्रीय विद्यालय में जो सबसे अच्छे हों उसमें एडमिशन हो सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे भरना है। यहाँ पर हम आपको लाइव डेमो देके दिखाएंगे कि कैसे आपको कोटा कैटेगरी और कैसे आप आरटी कैटेगरी, सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में फॉर्म भरेंगे ताकि आपके बच्चे का सक्सेसफुली केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो सके। तो दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बच्चे का लाइव डेमो यानी कि एक बच्चे का लाइव फॉर्म भर के आपको दिखाऊंगा। आप अपने हिसाब से जानकारी उसमें भर सकते हैं। ये जो मैं आपको डेमो दिखाने जा रहा हूँ ये पुराना है, मतलब पिछले वर्ष का है, लेकिन हर बार जो प्रक्रिया होती है वो सेम होती है। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या जानकारी उसमें लगती है, क्या हमको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखने हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम, कैसे हमको प्रायोरिटी कैटेगरी चूज़ करनी है, कैसे हमें कोटा चूज़ करना है। इन सब की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी, आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसको देख लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है अगर आप 23-24 सत्र में अपने बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में एडमिशन कराना चाहते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आप भी अपना कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना मोबाइल फ़ोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पर मैं आपको एक बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म लाइव भर के दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे कैटेगरी, कोटा, ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है, कैसे अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में बच्ची आती है तो कैसे उसकी कैटेगरी चूज़ करनी है और उसका फॉर्म कैसे भरना है, ट्विन या ट्रिपलेट गर्ल्स है तो कैसे फॉर्म भरना है, इन सब की जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहले गूगल पर चले जाइए। गूगल में आपको सर्च करना है KVS ऑनलाइन एडमिशन .kvs.gov.in या फिर आप सिर्फ KVS ऑनलाइन एडमिशन भी सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आपको सबसे ऊपर ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल केंद्रीय विद्यालय संगठन लिख कर आ जाएगा। इस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। ये केंद्रीय विद्यालय की क्लास 1 में एडमिशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं पर हर वर्ष केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यह पोर्टल विशेष रूप से शैक्षणिक सत्र 22-23 में भारत के केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए है। तो दोस्तों, ये पिछला एक वीडियो हमने बना के रखा था, उसका डेमो आपको दे रहे हैं क्योंकि अभी तो फॉर्म निकले ही नहीं है, तो अभी ये पॉसिबल नहीं है कि इस वर्ष का मैं आपको डेमो दे पाऊँ। तो आपकी जानकारी के लिए पिछले के बेसिस पर मैं आपको डेमो दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि कैसे फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन वगैरह आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़े प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। यह रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको भरना है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि जो भी जानकारी आपको भरनी है सिर्फ इंग्लिश में भरनी है, इंग्लिश में और हिंदी में कोई भी जानकारी आप नहीं भरेंगे। हालांकि यहाँ पर आपको दिया हुआ है जो भी यहाँ पर बॉक्स के सामने इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे वो हिंदी में भी लिखे होंगे, लेकिन जो आपको जानकारी भरनी है वो सिर्फ इंग्लिश में ही भरनी है, हिंदी में नहीं भरनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी लिखा हुआ है कि जो भी जानकारी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भर देंगे वो बाद में चेंज नहीं हो सकती है, तो बहुत संभल कर आप सही सही जानकारी इसमें भरें। तो पहले वाले बॉक्स में आप बच्चे का फर्स्ट नेम यानी कि प्रथम नाम आप भरेंगे। जैसे कि बच्चे का नाम राहुल है, प्रथम नाम राहुल है तो मैंने राहुल भर दिया है। बच्चे का मध्य नाम कुमार है तो मैंने कुमार भर दिया है, और बच्चे का जो लास्ट नेम है वो सिंह है तो मैंने सिंह भर दिया है। कई बच्चों का सिर्फ प्रथम नाम और उपनाम ही होता है, यानी कि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, तो आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही भरें, जो मिडिल नेम है वो आप छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको बच्चे का नाम यहाँ पर भरना है, जैसे कि सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर जिस बच्चे का मैं फॉर्म भर रहा हूँ उसका नाम राहुल कुमार सिंह है, इसलिए मैंने उसका नाम भरा है। आप अपने बच्चे का नाम यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या बच्चा दिव्यांग है, यानी कि बच्चा डिफरेंटली एबल की कैटेगरी में है। अगर है तो आपको हाँ पर टिक करना है, अगर बच्चा दिव्यांग की श्रेणी में नहीं है तो आपको नहीं पर टिक करना है। इस बात का ध्यान रखें कि अगर बच्चा दिव्यांग की श्रेणी में है, अगर उसके पास उपयुक्त प्रमाण पत्र है, यानी कि उसके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आप इसको क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपका फिर एडमिशन इसमें होने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगले बॉक्स में आपको बच्चे की जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, जो बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट पर लिखी हुई है वही आपको सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि बच्चे की
एज कैसे आप कैलकुलेट करेंगे कि बच्चा कितने साल का है हमारा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक टूल बता रहा हूँ, गूगल पर आपको एज कैलकुलेटर सर्च करना है और एज कैलकुलेटर पहले वाले पर आपको क्लिक करना है। तो बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर डालनी है और जैसे कि 31 मार्च 2023 तक में आपको बच्चे की उम्र पता करनी है कि 31 मार्च 2023 को बच्चे की उम्र क्या होगी। तो आपको एज एट द डेट ऑफ में 31 मार्च 2023 सर्च करना है। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि 31 मार्च 2023 को आपके बच्चे की उम्र क्या होगी। तो दोस्तों अगर 6 साल से आप कम होगी आपके बच्चे की उम्र या फिर 8 साल से ज़्यादा होगी तो आप अपने बच्चे का कक्षा 1 में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यहाँ पर जिस बच्चे की मैंने डेट ऑफ बर्थ ली वहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसकी उम्र 5 साल कुछ महीने कुछ दिन थी। तो इस तरीके से अगर हम उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से यह फॉर्म ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर ले रहा है। अगर आपके बच्चे की जो उम्र है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन के हिसाब से जो गाइडलाइन के हिसाब से बताई हुई जो उम्र है उससे अलग है तो ये फॉर्म ही आप आगे नहीं भर पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लिख कर आ गया, काइंडली नोट दैट द मिनिमम एज फॉर एडमिशन टू स्टैंडर्ड 1 इज 6 ईयर एंड मैक्सिमम एडमिशबल एज इज 8 ईयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2022। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बच्चे की उम्र अगर, क्योंकि मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाया कि 5 साल कुछ महीने कुछ दिन है तो यानी कि 6 साल से कम है, इस वजह से यहाँ पर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो बच्चे की जो कम से कम उम्र होनी चाहिए क्लास 1 में एडमिशन के लिए वो 6 साल होनी चाहिए और 8 साल से कम होनी चाहिए। तो दोस्तों आगे मैं अब जो इसकी सही डेट ऑफ बर्थ है वो डाल के फॉर्म को आगे बढ़ाऊँगा। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रहे आपको कि जो बच्चे की उम्र है वो 6 साल कंप्लीट होनी चाहिए 31 मार्च 2023 को। तो चलिए यहाँ पर मैं फटाफट से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ बच्चे की और फॉर्म को आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे आपको पूरे फॉर्म का डेमो देना है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने 15 अप्रैल 2015 यहाँ पर सेलेक्ट किया अब ये ऑटोमेटिकली फॉर्म जो है एक्सेप्ट कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा या पौत्र पौत्री है, यानी कि बच्चे के माता पिता दादा दादी केंद्रीय विद्यालय में रिटायर्ड हैं या फिर अभी काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर 5 ऑप्शन है, नॉट एप्लीकेबल, चाइल्ड ऑफ वर्किंग केवीएस एम्प्लॉय, चाइल्ड ऑफ रिटायर्ड केवीएस एम्प्लॉय, ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग केवीएस एम्प्लॉय एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ रिटायर्ड केवीएस एम्प्लॉय। जो भी एप्लीकेबल है आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये केंद्रीय विद्यालय में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए होता है, तो जनरली ये नॉट एप्लीकेबल आता है आम आदमी के लिए, तो आप नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है जो कि आपके फ़ोन में हो, लॉगिन हो, जो हमेशा वर्किंग हो, और आपको एक वर्किंग फ़ोन नंबर यहाँ पर डालना है उसके नीचे, क्योंकि जो भी एडमिशन से रिलेटेड क्वेरी होगी, जो भी एडमिशन से रिलेटेड अपडेट होगा, जो भी एडमिशन से रिलेटेड न्यूज़ होगा वो केंद्रीय विद्यालय आपको इस ईमेल आईडी पर और इस फ़ोन नंबर जो आप दे रहे हैं इस फ़ोन नंबर पर आपको भेजा जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये जो कैप्चा कोड है इसको ऐसे ही नीचे वाले बॉक्स में टाइप कर देना है। जैसे कि 4 लिखा हो तो 4 लिखें, स्मॉल में P है तो स्मॉल में P, कैपिटल में J है तो कैपिटल में J, कैपिटल में F है तो कैपिटल में F, W स्मॉल में है तो स्मॉल में W और स्मॉल में C है तो स्मॉल में आपको C लिखना है। इस तरीके से आपको ये कैप्चा कोड सेम एज इट इज़ इस बॉक्स में भर देना है। अगले स्टेप में आपको रजिस्टर, जो ऑरेंज कलर में रजिस्टर वाली बटन है उस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो गया। आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने का एक स्टेप पार कर चुके हैं। अभी आगे आपको 5 स्टेप और पार करने हैं। अभी सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, अभी पूरा फॉर्म नहीं भरा हुआ है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देते हैं, तो ये भूल आप बिल्कुल मत करिएगा। और रजिस्ट्रेशन का जो प्रिंट आउट है इसको भी आप प्रिंट सेव करके रख लीजिएगा। तो दोस्तों अब आपके पास जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके नंबर पर एक OTP जाता है जो आपने फ़ोन नंबर दिया होगा, वो OTP आप यहाँ पर डाल दीजिए। OTP डालने के बाद फिर आपको कैप्चा कोड जो है वो नीचे बॉक्स में डालना होता है। सेम जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे जैसे लिखा हुआ है, जो लेटर है वो लेटर, जो डिजिट है वो डिजिट, स्मॉल है तो स्मॉल, कैपिटल है तो कैपिटल, वो डाल के उसके बाद आपको वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करना होता है जो ऑरेंज कलर में लिखा हुआ है। इन केस कभी कभी ऐसा होता है कि OTP एक बार में रिसीव नहीं होता है, तो आप दोबारा से OTP रिसीव करने के लिए जो ग्रे कलर की बटन है रिसेंट OTP, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। इससे आपको OTP फिर से प्राप्त हो जाएगा। अभी ये ग्रे कलर का है क्योंकि इसमें थोड़ा टाइमर चलता है,
तो देखिए अभी रिसेंट OTP का ऑप्शन आ गया, अगर आपको नहीं रिसीव होता है आप रिसेंट करके कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर लिख कर आ गया कि आपने सफलतापूर्वक पंजीकरण साइन अप कर लिया है, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है बच्चे का। यहाँ पर बच्चे का नाम दिखा रहा है, एक लॉगिन कोड, ये लॉगिन कोड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ये लॉगिन कोड आप नोट करके रख लीजिए और इसका आप जो है अगर मोबाइल से भरने तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बच्चे की जन्म तिथि है और मोबाइल नंबर भी यहाँ पर शो हो रहा है। मैंने सिक्योरिटी के पर्पज़ से ये मोबाइल नंबर हाइड कर रखा है, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर शो होगा। तो ये जो लॉगिन कोड है ये आगे आपको फॉर्म को लॉगिन करके पूरा फॉर्म कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करेगा। तो ये लॉगिन कोड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप संभाल कर रखें दोस्तों। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और अपने फॉर्म को कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आगे आपको लॉगिन करना है। टू लॉगिन टू द पोर्टल क्लिक हियर। तो आपको यहीं पर क्लिक हियर पर करके पोर्टल में लॉगिन करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट का भी ऑप्शन आ रहा है। तो दोस्तों मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि प्रिंट ज़रूर कर लें रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, क्योंकि बाद में अगर आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहता है और आपके बच्चे का नाम आ जाता है एडमिशन के लिए तो फिर आपको इधर उधर दौड़ना पड़ता है, प्रॉब्लम होती है। तो इसको प्रिंट करके ज़रूर रखें। आप प्रिंट करके इसको सेव कर सकते हैं, बाद में दुकान पर जाकर प्रिंट करवा सकते हैं। तो दोस्तों अब अगले स्टेप में बढ़ते हैं और क्लिक हियर पर करके आगे फॉर्म को लॉगिन करते हैं। तो दोस्तों क्लिक हियर पर मैंने क्लिक किया। अब हम आ गए हैं यहाँ पर लॉगिन करने के लिए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं वही लॉगिन कोड जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के साथ जनरेट हुआ था, वही लॉगिन कोड हमको यहाँ पर डालना है। तो मैंने कॉपी कर लिया था, मैं यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ और बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। इस तरीके से आपने जो अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डाली है वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको डालना है। उसके बाद उसके नीचे वाले बॉक्स में फिर से आपको कैप्चा कोड डालना है। जैसा कि मैंने बताया था कैप्चा कोड डालने का तरीका, जो स्मॉल में है वो स्मॉल में, जो कैपिटल में है वो कैपिटल में, इस तरीके से आपको डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला स्टेप खुल गया है जिसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द चाइल्ड भरनी है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। जितने भी स्टार मार्क्ड वाले फील्ड हैं वो मैंडेटरी हैं, यानी कि स्टार चिन्हित सभी फील्ड अनिवार्य हैं। जितने में स्टार लगा हुआ है वो सारी फील्ड आपको भरनी है और जो भी जानकारी आप भरेंगे वो सिर्फ इंग्लिश में भरेंगे। तो पहला स्टेप है बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द चाइल्ड। इसमें बच्चे का नाम वगैरह ये सब पहले से ही भरा हुआ आता है, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन में ये सारी जानकारियाँ भर दी थी, जैसे कि बच्चे का पहला नाम, मध्य नाम, ये सारी जानकारियाँ। तो दोस्तों इस तरीके से आपको जो है अब ये जानकारियाँ आप जो है मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको ये जानकारियाँ बहुत ध्यान से भरनी है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, क्योंकि आगे फिर आप फॉर्म में इन जानकारियों को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे की जन्म तिथि पहले से भी भरी हुई है और जो केंद्रीय विद्यालय के कर्मचारी वाला बॉक्स था वो भी पहले से ही भरा हुआ है। और दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें इसमें चूज़ करना है बच्चे का जो जेंडर है, यानी कि बच्चे का जो लिंग है। यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। मेल जो होता है वो अगर लड़का है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है, फीमेल जो होता है जो लड़की है उसके लिए इस्तेमाल होता है, और ट्रांसजेंडर यानी कि जो थर्ड जेंडर में आते हैं बच्चे उनके लिए ट्रांसजेंडर वाला इस्तेमाल होता है। तो मैं यहाँ पर आपको सिंगल गर्ल चाइल्ड का भी दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर जो जेंडर सेलेक्ट किया है वो फीमेल सेलेक्ट किया है दोस्तों। तो अब यहाँ पर फीमेल सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन और खुल के आ गया, क्या आप इकलौती कन्या संतान यानी कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में आवेदन करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर हाँ टिक करते हैं तो एक और ऑप्शन खुल के आता है कि क्या जुड़वा ट्रिपलेट बहन भी प्रवेश के लिए आवेदन कर रही हैं, कि क्या सिंगल गर्ल चाइल्ड जो है उसकी कोई जुड़वा बहन भी है। तो दोस्तों अगर ऐसा है तो आपको यहाँ पर देखना होता है। अगर आप जुड़वा बहनों का फॉर्म भर रहे हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में तो आपको यहाँ से एक लिंकिंग कोड जनरेट करना होता है। इस लिंकिंग कोड का इस्तेमाल होता है जब आप दूसरी बच्ची का फॉर्म भरेंगे, तो वहाँ पर आपको ये लिंकिंग कोड डालकर दोनों फॉर्म को एक साथ लिंक करना होता है। तो आपका जो फॉर्म माना जाएगा वो एक सिंगल फॉर्म माना जाएगा और उन दोनों बच्चियों का एडमिशन या तीनों बच्चियों का जो एडमिशन होगा वो एक सिंगल एडमिशन माना जाता है। तो इस तरीके से जो ट्विन या ट्रिपलेट गर्ल्स हैं उनका फॉर्म जो है वो सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में भरा जाता है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर नहीं टिक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ट्विन या ट्रिपलेट गर्ल का फॉर्म यहाँ पर नहीं भर रहा हूँ।
अगर दोस्तों आपको देखना है तो इससे रिलेटेड एक अलग सी वीडियो है जिसमें पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे सिंगल गर्ल चाइल्ड में ट्विन या ट्रिपलेट गर्ल का फॉर्म बनना है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों राहुल कुमार सिंह लड़का है, तो मैंने यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन और आ रहा है कि परिवार का आय वर्ग, फैमिली इनकम ग्रुप, यानी कि फैमिली इनकम ग्रुप कौन सी है। तो यहाँ पर 3 फैमिली इनकम ग्रुप को डिफाइन किया गया है केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा। कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं, डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप। एक दूसरा ऑप्शन है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस जिसको बोलते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। और एक तीसरा ऑप्शन है बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसको कि बीपीएल बोलते हैं, गरीबी रेखा से नीचे। तो दोस्तों आप इन तीनों कैटेगरी में से जिसमें भी आते हैं वो आप अपना सिलेक्ट कर लीजिए। ध्यान रहे कि जो भी कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि जैसे यहाँ पर मैंने ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस या फिर बीपीएल सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डालना होता है। ईडब्ल्यूएस बीपीएल सर्टिफिकेट कब जारी हुआ, कब बनाया गया है और उसको किस अथॉरिटी ने जारी किया है, वो आपको यहाँ पर डालना होता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं ये आपको मेंशन करना होगा। ये आपके सर्टिफिकेट पे ही डिटेल्स होती हैं कि सर्टिफिकेट नंबर क्या है और उसको किसने जारी किया है और वो किस डेट को जारी हुआ है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर भर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर भरा हुआ है कि ईडब्ल्यूएस को एसडीएम ने जारी किया है। आप देख लेते हैं अगर आप बीपीएल कैटेगरी से आते हैं तो बीपीएल सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर डालना होता है और बीपीएल सर्टिफिकेट कब जारी हुआ और उसको किसने जारी किया। तो इस तरीके से ये जानकारियाँ आपको भरनी होती हैं। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तभी आपको ये जानकारियाँ भरनी है, अदरवाइज़ ये जानकारियाँ आप नहीं भरें। तो दोस्तों क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो जानकारियाँ हैं ये मैंडेटरी हैं, यानी अनिवार्य फील्ड हैं, ये आपको भरने ही होते हैं। उसके बाद दोस्तों अगले बॉक्स में आपको सेलेक्ट करना है कास्ट कैटेगरी। तो दोस्तों अभी के लिए मैं कम आय वर्ग में नहीं आता, यानी कि डेमो दे रहा हूँ, तो मैं कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, आपके लिए जो एप्लीकेबल है आप वो सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद दोस्तों जाति वर्ग में 4-5 जाति वर्ग हैं। एक है जर्नल, एक ओबीसी क्रीमी लेयर, एक ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एससी और एसटी। तो दोस्तों जर्नल और ओबीसी क्रीमी लेयर को छोड़ के और जितनी भी कैटेगरीज़ हैं, अगर जैसे कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एससी और एसटी, इन तीनों कैटेगरी में से किसी भी एक कैटेगरी को अगर आप चुनते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो आरटी कैटेगरी के लिए एलिजिबल होगा, बशर्ते आप जो है एलिजिबल हों, डिस्टेंस के क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हों। तो दोस्तों यहाँ पर ब्लड ग्रुप का भी ऑप्शन है, ब्लड ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपको पता है तो सेलेक्ट करें, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर स्टार नहीं लगा हुआ है, मतलब आप इस फील्ड को छोड़ भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि आगे चल के आप बच्चे का ब्लड ग्रुप पता करवा लें। अगर बच्चे का एडमिशन होता है तो एडमिशन के टाइम पर ब्लड ग्रुप मांगा जाता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर बच्चे की जो कास्ट कैटेगरी है वो मैंने सेलेक्ट कर ली है। आपके लिए जो एप्लीकेबल होगा और जिससे रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट है, जैसे कि ओबीसी, अगर आप ओबीसी सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो उस हिसाब से आप सेलेक्ट करिए। उसके बाद दोस्तों अगले स्टेप में फिर हमको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑरेंज कलर का बटन है नेक्स्ट। तो इस ऑरेंज कलर वाले जो नेक्स्ट बटन है आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही आपका एक स्टेप जो है वो पूरा हो जाएगा, जिसमें आपके बच्चे की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको भरनी थी। तो नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया हमने। अब हमें पेरेंट्स की डिटेल भरनी है, यानी कि बच्चे की माता या पिता की जो जानकारियां हैं वो फॉर्म में भरनी है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पर गाइडलाइंस लिख कर आ रही हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख के आ रहे हैं, जैसे कि शीर्षक, पूर्व नाम, राष्ट्रीयता, निवास का देश, निवास का स्थान, शहर और आवासीय पता कम से कम एक अभिभावक के लिए अनिवार्य है। यानी कि टाइटल, फुल नेम, नेशनैलिटी, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, स्टेट ऑफ रेजिडेंस, सिटी एंड द रेजिडेंशियल एड्रेस आर मैंडेटरी फॉर एटलीस्ट 1 पेरेंट। तो माता या पिता दोनों में से किसी एक का, ये सारी जो फील्ड हैं ये अनिवार्य हैं, ये आपको भरनी होंगी। तो सबसे पहले माता का जो विवरण है मैं भर देता हूँ। तो टाइटल में बच्चे की माता का मैंने मिसेज सेलेक्ट कर लिया है। अगर दुर्भाग्यवश बच्चे की माँ की मृत्यु हो गई तो वहाँ पर लेट सेलेक्ट करना होगा आपको। उसके बाद दोस्तों बच्चे की माँ का पूरा नाम, जैसे कि रीना सिंह है। बच्चे की माँ की राष्ट्रीयता क्या है, वो इंडियन है, तो मैंने यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर लिया। अगर फॉरेनर है तो आपको अदर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आप माता का जो डिटेल्स है वो फादर वाले में ऑटोमेटिक भरना चाहते हैं। तो अगर ऐसा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हाँ टिक कर सकते हैं। तो आप जो भी एड्रेस यहाँ पर भरेंगे माँ के लिए वो फादर वाले में ऑटोमेटिक वो जो है फिल होता चला जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर इंडिया उत्तराखंड सेलेक्ट किया तो फादर वाले में ऑटोमेटिक ये भराता चला जा रहा है। तो
माता जी जिस शहर में रहती हैं उनका सिटी ऑफ रेजिडेंस प्रयागराज है, तो मैंने यहाँ पर प्रयागराज भर दिया। फादर वाले में ऑटोमेटिक वो फिल हो गया। इस तरीके से घर का जो पता है मैंने यहाँ पर पता लिख दिया है 135 डेमो सिविल लाइंस इलाहाबाद प्रयागराज, तो ये ऑटोमेटिक इधर वाले में भराता चला जाएगा। तो दोस्तों अगर बच्चे के माता पिता अलग अलग जगह पर रहते हैं तो आपको अलग अलग एड्रेस भरना है। अगर सेम जगह रहते हैं तो आप इस तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पिन कोड आपको भरना है। तो माता जी जहाँ पर रहती हैं उनका जो पिन कोड है वो मैंने यहाँ पर भर दिया, तो पिता वाले में ऑटोमेटिक ये फिल होता चला गया। इसी तरीके से घर का टेलीफोन नंबर अगर है तो आप भरिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। मोबाइल नंबर है तो भरिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। ईमेल है माँ का तो आप भर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। माता जी क्या काम करती हैं अगर आपको पता है तो भर सकते हैं, और कहाँ पर काम करती हैं तो आप भर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर हाउस वाइफ है मदर, और कहाँ काम करती हैं तो घर में ही काम करती हैं, तो मैंने यहाँ पर हाउस वाइफ और मैंने हाउस लिख दिया है। अगर गवर्नमेंट टीचर वगैरह हैं तो आप ऑक्यूपेशन में गवर्नमेंट टीचर लिखिए, और कहाँ पर है जैसे कि केंद्रीय विद्यालय में ही टीचर हैं तो आप केंद्रीय विद्यालय लिख दीजिए। अगर स्टेट बोर्ड में है तो आप स्टेट बोर्ड एजुकेशन यहाँ पर ऐसे करके भर सकते हैं। इसी तरीके से आपको फादर की भी डिटेल भरनी है। तो कुछ डिटेल्स जो फादर की हैं वो ऑटोमेटिक मदर वाले में से भरा चुकी हैं। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर जैसे कि इस बच्चे की मदर जो है वो टीचर हैं तो यूपी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर ले लिया है। दोस्तों ये डेमो है इसलिए मैं सारी पॉसिबल केसेस को यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, ये चीज़ें आप यहाँ पर भर सकते हैं। अब आते हैं फादर की डिटेल पर। यहाँ पर दो ऑप्शन है, मिस्टर एंड लेट। अगर बच्चे के पिताजी जीवित हैं तो यहाँ पर मिस्टर सेलेक्ट करना होगा, और दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो चुकी है तो यहाँ पर आपको लेट सेलेक्ट करना होता है। फिर बच्चे के फादर का पूरा नाम यहाँ पर लिखना होता है, एक ही बॉक्स में पूरा नाम, जैसे कि संदीप सिंह मैंने लिख दिया। और उनकी नेशनैलिटी क्या है, राष्ट्रीयता क्या है, तो वो इंडियन है, तो मैंने यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर लिया। और इसी तरीके से ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये ऑटोमेटिक मदर वाले में से कॉपी हो गई है। और फादर का मोबाइल नंबर, फादर का ईमेल अगर है तो भर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या करते हैं। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है यानी कि रेलवे में है तो आप यहाँ पर रेलवे भर सकते हैं कि रेलवे डिपार्टमेंट में काम करते हैं और क्या काम करते हैं, उनकी पोस्ट। इस तरीके से आप यहाँ पर सारी डिटेल भर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इनका भी यहाँ पर मैं टीचर लिख के दिखा देता हूँ, आपको ऐसे ही लिखना है। और कहाँ पर हैं तो आप लिख सकते हैं कि जहाँ पे भी टीचर हैं, इस तरीके से आप भर सकते हैं। तो आप अपने बच्चे के लिए जो भी भर रहे हैं वो आप सही सही भरिएगा, जो बच्चे के फादर करते हैं वो लिखेगा और जहाँ पर काम करते हैं वो लिखेगा। उसके बाद दोस्तों इतना करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू कलर ऑरेंज कलर का बटन है, तो आपको नेक्स्ट वाले पर क्लिक करना है। यहाँ पर मेरा थोड़ा सा नेटवर्क दिक्कत कर रहा है दोस्तों, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब हम आ गए तीसरे स्टेप में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इस स्टेप में आपको केंद्रीय विद्यालय चुनने होते हैं जिसमें आपको एडमिशन लेना है। तो मैं यहाँ पर आपको सुझाव देना चाहूँगा कि जो आपके आसपास के केंद्रीय विद्यालय हैं उन्हीं को आपको चुनें, ताकि आप अगर सरकारी नौकरी में नहीं हैं तो आपको आरटीई का लाभ मिल सके। क्योंकि आरटीई के लिए आपको पता ही है कि डिस्टेंस का क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है, यानी कि शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर के रेडियल रेंज में जो आपके घर से केंद्रीय विद्यालय की दूरी होनी चाहिए वो 5 किलोमीटर के रेंज में होनी चाहिए, और अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो 8 किलोमीटर के रेंज में होनी चाहिए, जो कि रेडियल डिस्टेंस है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर तीनों केंद्रीय विद्यालय चुनें और तीनों अपने आसपास के चुनें। दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पर जैसे कि 3 केंद्रीय विद्यालय चुनने हैं तो ऐसा नहीं कि अगर आप पहले में जो चुनेंगे वहाँ पर एडमिशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तीनों में बराबर एडमिशन की पॉसिबिलिटी है। यानी कि ये आपका जो फॉर्म है ये तीनों केंद्रीय विद्यालय में अलग अलग जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको आपकी जो पॉसिबिलिटी है तीनों केंद्रीय विद्यालय में बराबर की है। ऐसा नहीं कि पहले वाले में डालेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। तीनों में बराबर की पॉसिबिलिटी है। तो आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास 3 केंद्रीय विद्यालय अवेलेबल हैं तो आप तीनों में भरें, ताकि एडमिशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हम पहला वाला केंद्रीय विद्यालय चुनते हैं, उसके बाद दूसरा चुनेंगे, फिर उसके बाद तीसरा चुनेंगे। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पर सबसे पहले आपको जो है स्टेट चुनना होता है, यानी कि राज्य। तो मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर जो राज्य चुन रहा हूँ, मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश चुन लिया। अब उत्तर प्रदेश के जितने भी केंद्रीय विद्यालय होंगे, विद्यालय का नाम चुने, सेलेक्ट स्कूल वाले इस वाले बॉक्स में शो होने लगेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही हम चुनते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है दोस्तों, तो इस वजह से यहाँ दिक्कत हो रहा है। अब फिर से चुनते हैं हम।
अभी हमने यहाँ पर एप्लीकेशन सेव भी कर दिया है। आप भी साथ साथ जो है वो एप्लीकेशन सेव करते हुए चलें, ताकि अगर नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो जहाँ तक आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है वहाँ तक सेव रहे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें स्कूल सेलेक्ट करना है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा वेबसाइट बिजी रहती है तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सेव कर दिया था, तो पहले से सारे फॉर्म भरा हुआ है। इसी तरीके से आपको भी सेव करते हुए चलना है, ताकि नेटवर्क वगैरह का प्रॉब्लम हो तो पहले से ये फॉर्म भरा रहे। अब दोस्तों यहाँ पर फिर से मैं एक बार कोशिश करता हूँ, और आप देख सकते हैं कि अब उत्तर प्रदेश के जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं सब यहाँ पर शो होने लगे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ केंद्रीय विद्यालय, जिसमें हमें एडमिशन लेना है। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया केंद्रीय विद्यालय AMC लखनऊ फर्स्ट शिफ्ट। दोस्तों 2 शिफ्ट जो होते हैं केंद्रीय विद्यालयों में, इनसे भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। दोनों शिफ्ट अलग अलग केंद्रीय विद्यालय माने जाते हैं। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों अलग अलग केंद्रीय विद्यालय माने जाएंगे एडमिशन के पर्पज़ से। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप केंद्रीय विद्यालय सेलेक्ट कर सकते हैं, उसी के दौरान आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन केंद्रीय विद्यालय की आ जाती है, जैसे कि वो स्कूल किस कैटेगरी का है। तो आप देख सकते हैं कि ये डिफेंस कैटेगरी का है, लखनऊ रीजन का है, और इसको जो स्पॉन्सरिंग एजेंसी है, इसको जो स्पॉन्सर कर रही है वो डिफेंस कैटेगरी की है, और ये अर्बन एरिया में आता है। दोस्तों जैसे अब यहाँ पर डिस्टेंस के क्राइटेरिया को क्लिक करते हैं कि 5 किलोमीटर से कम या बराबर में है, तो आप देख सकते हैं कि KVS प्रवेश दिशा निर्देशों के अनुसार इस विद्यालय में RT के तहत प्रवेश के लिए पात्र हैं। और जैसे ही आप ये डिस्टेंस का क्राइटेरिया या आप यहाँ पर क्लिक करते हैं कि मोर देन 5 किलोमीटर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख कर आ रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन अंडर RT इन दिस स्कूल एज पर KVS एडमिशन गाइडलाइन। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको RT के तहत एडमिशन के लिए जो केंद्रीय विद्यालय का डिस्टेंस का क्राइटेरिया है वो फॉलो करना होता है। जैसे ही आप इस पर एग्री करते हैं, आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्म जो है वो RT कैटेगरी में चला जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आप वहाँ पर आपने देखा होगा कि कास्ट कैटेगरी में हमने OBC नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट किया था, इस वजह से ये जो है आपका जो फॉर्म है वो RT कैटेगरी में जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग को ये नहीं समझ में आता है कि कैसे हम प्रायोरिटी कैटेगरी चूज़ करें। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा यहाँ पर एक टूल उपलब्ध कराया गया है, जिसकी मदद से आप अगर ये सेलेक्ट करते हैं कि आप कहाँ पर काम कर रहे हैं और आपके काम करने की स्थिति क्या है, यानी कि आप सर्विंग हैं या रिटायर्ड हैं, तो ऑटोमेटिक आपको बता देता है कि आपकी प्रायोरिटी कैटेगरी क्या होती है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर BSNL चूज़ कर लिया है, और BSNL में अभी सर्विंग परमानेंट एम्प्लॉय है पेरेंट, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रायोरिटी कैटेगरी है वो 2 ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गई। इस तरीके से अगर आपको नहीं पता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, बेसिक शिक्षा परिषद स्टेट गवर्नमेंट, और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि जो माता या मदर या फादर की जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है वो क्या है, तो इसके बेसिस पर ये जो है आपको बता देगा कि प्रायोरिटी कैटेगरी क्या है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पर किया तो आप देख सकते हैं कि स्टेट इंटर कॉलेज स्टेट गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज स्टेट गवर्नमेंट का, तो यहाँ पर प्रायोरिटी कैटेगरी 3 ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गई है। तो इसका लाभ आप ले सकते हैं प्रायोरिटी कैटेगरी चूज़ करने में। इस तरीके से मैंने फिर सेलेक्ट किया सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस है, तो आप देख सकते हैं कि 5 प्रायोरिटी कैटेगरी 5 ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गई है। तो दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्रायोरिटी कैटेगरी 5 जो है वो सिलेक्ट कर लिया है, और इसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन और आता है कि अभिभावक के पिता माता दादा दादी नाना नानी केवल IHL या प्रोजेक्ट सेक्टर के जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल होता है। दोस्तों अभी आपने देखा कि ये जो केंद्रीय विद्यालय है वो डिफेंस सेक्टर का है, ये IHL या फिर प्रोजेक्ट सेक्टर का नहीं है, तो यहाँ पर ये कैटेगरी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये कैटेगरी तब लगती है जब इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, जैसे कि IIT बॉम्बे में अगर कोई, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग का है तो वहाँ पर ये एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज़ ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने फादर का सिलेक्ट कर लिया है कि फादर जो हैं वो प्रोजेक्ट या IHL में है। तो यहाँ पर जैसे ही हम यस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये दिखाना होता है कि पिछले 7 साल में कितने नंबर ऑफ ट्रांसफ़र हुए हैं उनके फादर के। इसके आधार पे भी जो एडमिशन है उसमें प्रेफरेंस मिलता है। तो दोस्तों ये डिटेल्स भी आपको देनी होती है। हालांकि मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के पर्पज़ से मैंने यहाँ पर ये ऑप्शन आपको खोल के दिखाया, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर ऐसा कुछ केस है तो कैसे आपको फॉर्म भरना है। इसके बाद दोस्तों मैंने एक केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब बढ़ते हैं दूसरे केंद्रीय विद्यालय को सिलेक्ट करने के लिए। तो दूसरा हम फिर से उत्तर प्रदेश से ही सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर इस बार हम सिलेक्ट कर रहे हैं
केंद्रीय विद्यालय एएमसी लखनऊ सेकंड शिफ्ट, यानी कि जैसे मैंने बताया था कि शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों अलग अलग केंद्रीय विद्यालय माने जाएंगे, तो इसमें भी सारा कुछ सेम है। डिफेंस सेक्टर का है, लखनऊ अर्बन एरिया में है। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर आपको आरटी के तहत करना है तो डिस्टेंस का क्राइटेरिया फुलफ़िल करना होता है। अगर फुलफ़िल करते हैं तो आरटी कैटेगरी में जाएगा, नहीं फुलफ़िल करते हैं तो आरटी कैटेगरी में नहीं जाएगा। आप दोस्तों यहाँ पर फिर से दूसरा एक केवी सेलेक्ट करके देखते हैं, केवी अलीगढ़। तो आप देख सकते हैं कि ये जो केवी अलीगढ़ है ये सिविल सेक्टर का है। इसके पहले वाला डिफेंस सेक्टर का था, ये सिविल सेक्टर का है और ये अर्बन एरिया में है। इसको स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रहा है, इसके पहले वाले को डिफेंस स्पॉन्सर कर रहा था। इसी तरीके से मैं आपको एक रूरल एरिया का केंद्रीय विद्यालय दिखाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं बार बार सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ कि रूरल एरिया का अगर है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे केवी तालबेहात, ये आगरा रीजन का है। आप देख सकते हैं कि ये इसका जो लोकेशन है ये रूरल है। मैं दिखाना चाह रहा था कि रूरल सेक्शन में जो डिस्टेंस का क्राइटेरिया है वो कितने किलोमीटर होता है, इसलिए मैं सेलेक्ट कर रहा था बार बार। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें जो ऑप्शंस हैं आरटी के लिए ये बदल गए हैं। इसमें लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल टू 8 किलोमीटर, इसके पहले वाले में 5 किलोमीटर था। तो दोस्तों अगर रूरल एरिया का है तो यहाँ पर 8 किलोमीटर का डिस्टेंस का क्राइटेरिया है। तो जैसे इसको आप सेलेक्ट करते हैं, पहला वाला सेलेक्ट करेंगे तो आप एलिजिबल हो जाते हैं, और अगर 8 किलोमीटर से ज़्यादा है तो उसके लिए फिर आप आरटी के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आपको जो है प्रायोरिटी कैटेगरी चूज़ करनी है। उसके बाद ये चूज़ करना है मदर या फादर, अगर प्रोजेक्ट सेक्टर या फिर IHL के केंद्रीय विद्यालय हैं तो उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है, और नहीं एप्लीकेबल है तो आपको नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये जो केंद्रीय विद्यालय है ये आपका प्रोजेक्ट सेक्टर का है या फिर IHL का है, तो यहाँ पर आपको इसको भरना होगा। दोस्तों इस तरीके से आपको दूसरा केंद्रीय विद्यालय चुनना है और इस तरीके से आपको तीसरा केंद्रीय विद्यालय चुन लेना है। तो दोस्तों तीसरा केंद्रीय विद्यालय भी आपको ऐसे ही चुनना है, बीच बीच में आपको फॉर्म को सेव करते जाना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ। इसी तरीके से उसके बाद सेलेक्ट केंद्रीय विद्यालय 3, यहाँ पर भी मैं सेलेक्ट कर लूँगा। मैंने उत्तर प्रदेश का ही केंद्रीय विद्यालय सेलेक्ट किया है। आप चाहें तो देश के किसी भी केंद्रीय विद्यालय को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्योंकि डेमो दे रहा हूँ तो मैं आपको सजेस्ट भी करूँगा कि आप जो है आसपास के ही सिलेक्ट करें ताकि बच्चे के आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको भी कोई दिक्कत ना हो। तो सेम जैसे आपने पहले चुना है केंद्रीय विद्यालय को, इसी तरीके से आपको तीसरा वाला भी चुन लेना है। दोस्तों ये मैंडेटरी नहीं कि आप तीनों ही चुनें, कम से कम आपको एक चुनना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 चुन सकते हैं। तो अगर आपके आसपास सिर्फ एक केंद्रीय विद्यालय है तो आप एक भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए आप परेशान ना हो। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगले स्टेप में हम जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट आपको पहले से बना कर रखना होगा क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड करना है। तो इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हैं, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस में बताया गया है कि ओनली PDF एंड .jpg फाइल्स आर अलॉटेड, फोटो ऑफ द चाइल्ड शुड बी एन इमेज फाइल .jpg। तो दोस्तों .pdf और .jpg 2 एक्सटेंशन वाले जो फॉर्मेट हैं वो यहाँ पर एक्सेप्ट किए जाते हैं। बच्चे की जो फ़ोटो होगी वो इमेज फॉर्मेट में होनी चाहिए .jpg में, और डॉक्यूमेंट आप चाहें तो PDF या फिर इमेज दोनों में से किसी में भी अपलोड कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो साइज़ है वो 256 KB से कम होनी चाहिए, और जितने भी यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं वो मैंडेटरी हैं, वो आपको अपलोड करने होते हैं। तो पहला जो डॉक्यूमेंट है वो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र वो अपलोड करना होता है। तो इसको आप पहले से सेव करके रखें, बना कर रखें 256 KB से कम का। तो मैंने पहले से बना कर रखा है तो मैंने यहाँ पर कर दिया है। और दोस्तों उसके बाद आपको अपलोड पर क्लिक करना है। आपका डन हो गया, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। आप इसको व्यू करके देख भी सकते हैं कि हमने जो अपलोड किया है वो सही अपलोड किया है या कोई गलत डॉक्यूमेंट तो नहीं अपलोड हो गया। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो बच्चे की पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, जो फ़ोटो हो बढ़िया हो, अच्छी हो, गंदी ना हो, ब्लर्ड ना हो। तो इस तरीके से फिर आपको बच्चे की पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो वो अपलोड करनी है जो कि 256 KB से कम होनी चाहिए और .jpg फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बच्चे की फ़ोटो सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया और अपलोड कर दिया। जैसे आप अपलोड पर क्लिक करेंगे, डन, फाइल अपलोड सक्सेसफुली, आप व्यू करके देख भी सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो होती है, आपने जिन जिन केंद्रीय विद्यालयों में अप्लाई किया है उन केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन के टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो उसकी जानकारी आपको यहीं पे मिल जाती है। अगर आपके बच्चे का उस पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होता है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। एग्जांपल के तौर पर KVMC लखनऊ फर्स्ट शिफ्ट में आप देख सकते हैं कि बच्चे की जन्मतिथि का प्रमाण पत्र, बच्चे की पासपोर्ट साइज फ़ोटो, निवास प्रमाण पत्र, SC ST OBC श्रेणी प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा दिया हुआ सेवा प्रमाण पत्र। और इसी तरीके से KV तालबेहाट में अगर आपके बच्चे का एडमिशन होता है तो ये सारे सर्टिफिकेट लगेंगे। और इसी तरीके से अगर KV हरदोई में आपके बच्चे का एडमिशन होता है तो ये सारे सर्टिफिकेट लगेंगे। तो दोस्तों ये सारे
डॉक्यूमेंट्स की जानकारी आपको यहीं पे मिल जाती है। यहीं से आप पता लगा सकते हैं कि बच्चे का एडमिशन अगर होता है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। और ये जो आपके सामने ये डॉक्यूमेंट खुल के आ रहा है, यानी ये जो एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ रहा है, इसका आपको फाइनल प्रिंट आउट भी मिलता है जिसमें ये सारी चीज़ें मेंशन्ड होती हैं। तो इसका प्रिंट आउट लेके रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि एडमिशन के टाइम पर काम आता है। अगर आपके बच्चे का एडमिशन होता है तो ये आपके लिए जानकारी भी देगा, और एडमिशन के टाइम पर ये केंद्रीय विद्यालयों द्वारा मांगा भी जाता है कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म थे, जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे थे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, उसका प्रिंट आउट आप हमको दीजिए। तो इसका प्रिंट आउट आप जरूर लीजिए। उसके बाद आपको सेव एप्लीकेशन फॉर्म करना है। दोस्तों, हम आ गए अपने फाइनल स्टेप में। फाइनल स्टेप में हमें डिक्लेरेशन देना होता है कि हमने जो भी जानकारी यहाँ पर दी हैं वो जानकारियाँ जो हैं बिल्कुल सही हैं, और हमने कुछ नहीं छुपाया है, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं है। यहाँ पर आपको टिक करना होता है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेव टू प्रीव्यू करना होता है। बिना प्रीव्यू लिए आप जो है सबमिट नहीं कर सकते एप्लीकेशन फॉर्म को। पिछली बार लोगों को दिक्कत हो रही थी कि उनके पास सबमिट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। तो दोस्तों, सबमिट का ऑप्शन जब तक नहीं आएगा, जब तक कि आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू नहीं ले लेते हैं, तो आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू ज़रूर ले लीजिए। प्रीव्यू में भी आप देख लेंगे कि कोई गलती तो नहीं हुई है। तो दोस्तों, एक बार आप प्रीव्यू ले लेते हैं तो आपको खुद बहुत सेटिस्फेक्शन फील होगा कि हमने देख लिया सब कुछ सही है। क्योंकि दोस्तों, एक बार अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया तो आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि प्रीव्यू लेने के बाद यहाँ पर ऑरेंज कलर का सबमिट एप्लीकेशन का बटन खुल गया है। ये आपसे पूछेगा कि क्या आप रियली सबमिट करना चाहते हैं, आपने देख लिया है, कोई गलती तो नहीं है। आप यस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही यस पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद दोस्तों, OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई OTP पर क्लिक करना होता है। जब आप OTP डालकर वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो फाइनली सबमिट हो जाता है। आपके पास एक एप्लीकेशन सबमिशन कोड आ जाता है। आपके मोबाइल पर भी SMS जाएगा, आपके ईमेल आईडी पर भी वो एप्लीकेशन सबमिशन कोड जाएगा। ये एप्लीकेशन सबमिशन कोड, ये जो बड़ा सा नंबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इसको आप संभाल कर रखिएगा, ये एडमिशन के टाइम पर लगता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑरेंज कलर में प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म लिख कर आ रहा है। तो ये जो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म वाली बटन है, इस पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं, और फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप इसको रख सकते हैं। एडमिशन के टाइम पर ये लगता है तो आप इसका प्रिंट आउट लेकर अपने पास रखें, या आप अपने फ़ोन में इसकी सॉफ्ट कॉपी भी रख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हुआ होगा, और आपको इससे ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरीके की यूज़फुल जानकारी आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों, ये वीडियो को आपस में शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि सारी वीडियो टाइम टू मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।